समुद्र में छुट्टियां मनाने निकला एक परिवार। अचानक जब एक दिन सोकर उठता है तो वो पाता है कि उनका बोट जमीन पर है और समुद्र कहीं गायब हो गया है। उस परिवार के साथ उस गहरे समुद्र में क्या हुआ था? आखिर समुद्र का पानी कहाँ गया? क्या पानी वापस आया? और इस दौरान उस परिवार ने किन मुसीबतों का सामना किया? आइए हम देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए कैरेबियन सी को दिखाया जाता है, जहां टॉम अपनी वाइफ जूलिया और दो बच्चे कैसी और बेन के साथ छुट्टियां मनाने आया हुआ होता है। एक दिन टॉम की वाइफ जूलिया समुद्र में स्विमिंग करने चली जाती है। वहीं टॉम अपने बेटे बेन के साथ फिशिंग कर रहा होता है और उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही होती है। उधर जूलिया जो पानी में स्विमिंग कर रही थी, उसे अचानक लगता है कि उसके आसपास कोई चक्कर लगा रहा है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है और चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जूलिया जल्दी से अपने बोट की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे समुद्र के अंदर खींच रहा है, जिससे जूलिया अब काफी डर जाती है और जोर जोर से टॉम और अपने बच्चों को आवाज लगाने लगती है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि सब अपने कामों में व्यस्त होते हैं। साथ ही समुद्र के लहरों के कारण उसकी आवाज दूर तक नहीं जा रही थी। अब जूलिया बोट की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी पीछे की ओर जा रहा है, जिसके साथ वो भी पीछे की ओर जा रही है और वही बोट पर लगा हुआ डिवाइस भी अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। इसी दौरान टॉम को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो जूलिया को ढूंढने लगता है। फाइनली यहाँ जूलिया की किस्मत अच्छी होती है कि टॉम उसे देख लेता है और समय रहते बोट को उसके पास ले जाकर जूलिया को बचा लेता है। अब टॉम अपनी फैमिली से कहता है कि अभी से कोई भी स्विमिंग करने जाएगा तो उससे पहले बताकर जाएगा और कोई भी बोट से दूर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इस हादसे को भूलकर ये लोग रात में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी पार्टी के दौरान टॉम की बेटी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है, जिससे वो बात करने लगती है। तभी कैसी की नजर उसके बॉयफ्रेंड के पीछे काले अंधेरे बादल और चमक रही बिजली पर जाती है। कैसी का बॉयफ्रेंड कहता है लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये कहते ही कैसी का संपर्क उसके बॉयफ्रेंड से टूट जाता है। अब कैसी काफी परेशान हो जाती है। वो जाकर ये बात अपने डैड को बताती है। अब टॉम जैसे ही बाहर का मौसम देखने के लिए अपने बोट से बाहर निकलता है, वो देखता है कि बहुत सारे व्हेल्स उसके बोट के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। टॉम अपनी फैमिली से कहता है कि अचानक इतने सारे व्हेल्स एक जगह तब इकट्ठा होते हैं जब ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव्स को फील करते हैं, यानी कि समुद्र में कोई भयानक तूफान आने वाला है। तभी उनकी बोट को एक तेज झटका लगता है। अब बोट को झटका किस वजह से लगी थी ये देखने के लिए टॉम पानी में उतर जाता है और कुछ देर बाद जब वो पानी से बाहर आता है तो उसे गहरी चोट लगी हुई थी। जूलिया के पूछने पर टॉम बताता है कि नीचे बहुत सारे शार्क्स हैं, उसने हमारे बोट को काफी डैमेज कर दिया है, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द बाहर से मदद चाहिए। ये कहकर टॉम रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करने लगता है, मगर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उसका संपर्क किसी से नहीं हो पाता। वहीं इनके फोन में भी नेटवर्क नहीं होता। इन सब से टॉम और उसकी वाइफ जूलिया थोड़ा डर जाते हैं, पर टॉम अपनी वाइफ से कहता है फिक्र मत करो, हमारे पास अभी भी 4 दिनों का खाना और पानी है और हम शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए हमें मदद मिल जाएगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही ये खिड़की के पास आते हैं, ये देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे उल्का पिंड यानी कि मेट्रॉइड्स नीचे गिर रहे हैं। ये देखकर टॉम अपने बोट को सेव करने के लिए उसे चलाने की कोशिश करता है ताकि वो उस जगह से दूर हो जाए, पर चूंकि टॉम का बोट खराब था इसलिए इंजन स्टार्ट करते ही वो बोट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तभी एक बड़ा सा उल्का पिंड बोट से कुछ दूरी पर ही आकर गिरता है, जिनसे इन सभी की जान बाल बाल बचती है। पर टॉम उन मेट्रॉइड्स को देखकर कहता है ये कोई मेट्रॉइड्स नहीं है, बल्कि ये तो सैटेलाइट्स हैं, पर ये नीचे क्यों गिर रहे हैं उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए वो अपनी फैमिली से कहता है कि बोट को चारों तरफ से बंद कर लो, क्योंकि हमें किसी भी तरह ये भयानक रात इस बोट में गुजारनी ही होगी।
अब तक समुद्र में भयानक तूफान की शुरुआत भी हो चुकी थी, इसलिए ये लोग लाइफ जैकेट्स को पहनकर बोट के अंदर चले जाते हैं। पर तभी अचानक एक अजीब और जोरदार आवाज सुनते ही ये सभी बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह जैसे ही इन सभी को होश आता है तो ये पाते हैं कि ये सभी जिंदा हैं, पर इन्हें छोटी मोटी चोटें आई हुई होती है। पर तभी टॉम की नजर उसकी बोट पर जाती है जिसमें एक बड़ा सा होल हो चुका था। मगर हैरानी की बात ये थी कि उस होल से समुद्र का पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब इस सिचुएशन का पता लगाने के लिए टॉम जैसे ही अपनी फैमिली के साथ बोट के ऊपर जाता है, ऊपर का नजारा देखकर इन सभी के होश उड़ जाते हैं। ये देखते हैं कि कल रात जिस जगह पर समुद्र का पानी था वहाँ अब छोटे बड़े पहाड़ों और पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। वहाँ समुद्र के पानी का नामो निशान नहीं है, मानो ये किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। इन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर समुद्र कहाँ गायब हो गया। ये देखने के लिए टॉम जल्दी से अपना कंपास बाहर निकालता है और कंपास देखते ही टॉम शॉक हो जाता है। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जूलिया के पूछने पर वो बताता है कि कंपास में नॉर्थ पोल साउथ की ओर और वहीं साउथ पोल नॉर्थ की ओर दिखाई दे रहा है, मानो अर्थ के पोल्स रिवर्स हो गए हो। ये घटना तो आज से 7 लाख साल पहले हुई थी। बेन पूछता है तो फिर समुद्र कहाँ गायब हो गया। टॉम कहता है समुद्र कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि जहाँ जमीन थी समुद्र वहीं चला गया है। ये सुनते ही टॉम की बेटी कैसी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एडम जो शहर में था वो अब मर चुका होगा। अब जूलिया बचे हुए खाने को एक जगह इकट्ठा करती है, वहीं बैन अपने बर्थडे के बचे हुए बलून्स को बांधकर आसमान में ऊपर उड़ा देता है, ताकि अगर इनके जैसे समुद्र में और भी कोई सर्वाइवर्स हो तो इनकी मदद हो जाए। वहीं हमें टॉम को दिखाया जाता है जो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से लगातार दूसरी तरफ के बचे हुए लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वैसे टॉम को विश्वास नहीं था कि कोई उसे रिस्पॉन्स करेगा, मगर ऐसा हुआ। टॉम को एक रिप्लाई आया। वो नाउ नाम का एक आदमी होता है। वो कहता है मैं एक कैप्टन हूँ और मैं जानता हूँ कि अर्थ के दोनों पोल्स रिवर्स हो गए हैं। लगता है दुनिया इंसानों को खत्म करना चाहती है, इससे पहले कि इंसान उसे खत्म कर दे। फिर वो टॉम से कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि अर्थ के दोनों पोल्स फिर से रिवर्स होकर अपनी जगह आ जाएंगे और ये हमारे लिए काफी भयानक होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पर चले जाओ। टॉम नाव से पूछता है इसमें कितना वक्त है। नाव कहता है 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं। नाव टॉम को बताता है कि वो एक सबमरीन में है, इसलिए टॉम उससे पूछता है कि क्या आप हमें भी सबमरीन में जगह दे सकते हैं। नाव कहता है इसमें सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इस सबमरीन में मेरे साथ मेरा साथी था, पर वो मारा जा चुका है। ये सुनते ही टॉम नाव से कहता है फिर ठीक है, आप सिर्फ मेरे दोनों बच्चों को बचा लो। टॉम की काफी रिक्वेस्ट करने पर नाव मान जाता है और टॉम को अपने सबमरीन का लोकेशन बताता है। अब टॉम अपनी वाइफ जूलिया से कहता है फिक्र मत करो, हमें 3 दिन लगेंगे नाव तक पहुंचने में, यानी कि समुद्र के वापस आने से पहले हम दोनों अपने बच्चों को वहां पहुंचा देंगे, जिससे हमारे बच्चों की जान बच जाएगी। अब अगले दिन ये लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं इस सफर पर निकलने के लिए, मगर इसी दौरान टॉम की नजर एक अजीब से आदमी पर जाती है जो अपने डॉग के साथ इनकी ही बोट की ओर आ रहा था। टॉम को वो आदमी काफी थका हुआ लग रहा था, इसलिए टॉम जल्दी से अपनी पानी की बोतल उसके पास लेकर जाता है। टॉम के पानी देती ही वो आदमी पानी पी लेता है, मगर वो आदमी टॉम को थैंक्स बोलने के बदले उस पर हमला कर देता है और अपनी चाकू से बार बार टॉम पर वार करके उसे मार डालता है। जूलिया जो टॉम के पीछे ही आ रही थी वो ये सब देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। अब जूलिया भागकर अपनी बोट के अंदर चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को एक बॉक्स के अंदर छुपने के लिए कहती है। साथ ही वो कैसी को एक फ्लेयर गन भी लोड करके देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को और अपने भाई को बचा सके। इतनी ही देर में वो आदमी बोट के ऊपर आ जाता है। उस आदमी को देखकर जूलिया जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाकर छुप जाती है। अब वो आदमी बोट के अंदर आकर हर तरफ जूलिया को ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसे बोट में खाने का सामान मिल जाता है, जिसे वो पेट भरकर खाने लगता है। मतलब कि वो काफी दिनों से भूखा था और खाने के तलाश में था। अब वो आदमी खाते खाते उसी वॉशरूम के अंदर जाता है जिस वॉशरूम में जूलिया छुपी हुई थी, मगर वहाँ जूलिया नहीं होती। दरअसल वॉशरूम के दीवार में बने होल के द्वारा जूलिया वॉशरूम से बाहर कूद गई थी। पर इससे पहले कि जूलिया कहीं और जाकर छुपती, उस आदमी का डॉग जूलिया को देख लेता है। अब कोई रास्ता ना पाकर जूलिया उस आदमी के डॉग को अपने पास रखे चाकू से हमला करके मार डालती है और फिर जूलिया जाकर बोट के नीचे छुप जाती है।
अब जैसे ही अपने डॉग की आवाज सुनकर वो आदमी बाहर आता है, अपने डॉग को मरा हुआ पाकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। जूलिया को लगता है कि अपने डॉग को मरा हुआ देखकर वो आदमी नीचे आएगा। ये सोचकर जूलिया बोट की छत में लगे विंडो को तोड़कर अंदर आ जाती है, पर यहाँ जूलिया गलत थी। अंदर आते ही वो आदमी जूलिया पर हमला कर देता है, क्योंकि वो बोट के अंदर ही छुपा हुआ था। वो आदमी जूलिया को बुरी तरह से टॉर्चर करता है और मारता भी है। ये सब जूलिया के दोनों बच्चे कैसी और बैन बॉक्स के अंदर से देख रहे होते हैं। अब इससे पहले कि वो आदमी जूलिया को मार डालता, कैसी हिम्मत करके बाहर निकलती है और उस आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है। इस हमले से वो आदमी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं फ्लेयर गन चलने से उस बोट में आग लग जाती है। इसलिए समय रहते जूलिया बोट से कुछ जरूरी सामान लेकर अपने बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है। अब बाहर आते ही दोनों बच्चे अपने डैड को मरा हुआ पाकर काफी रोते हैं। जूलिया भी अपने पति के डेड बॉडी को देखकर काफी टूट जाती है, क्योंकि उसने ये सब सपने में भी नहीं सोचा था। इसी दौरान जूलिया की नजर उस आदमी पर पड़ती है। वो बोट से निकलकर इनकी ही ओर आ रहा था। ये देखकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से वहाँ से दूर भागने लगती है। कुछ दूर आगे आने के बाद बैन अपनी मॉम से कहता है कि अगर मैं बलून्स नहीं लगाता तो शायद वो आदमी बलून्स को देखकर हमारे पास नहीं आता और अभी डैड जिंदा होते। ये कहकर बैन काफी रोने लगता है। जूलिया अपने बेटे को संभालते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, खुद को ब्लेम मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। अब जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से फिर से आगे बढ़ जाती है। तभी हम उस साइको को देखते हैं जो लगातार इनका पीछा कर रहा था। कुछ दूर आगे जाकर जैसे ही जूलिया की नजर उस साइको इंसान पर पड़ती है, वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे की ओर लगातार भागने लगती है। अब काफी दूर आ जाने के बाद जूलिया अपने बच्चों के साथ एक जगह रुकती है। तभी जूलिया की नजर बैन पर जाती है। वो देखती है कि बैन को पानी की जरूरत है, वो डिहाइड्रेट हो गया है। इसलिए जूलिया जल्दी से पानी का बोतल बैग से बाहर निकालती है, पर बोतल में पानी की कुछ बूंदें ही होती है। ये देखकर कैसी कहती है कि शायद मैंने बोतल की ढक्कन खुली छोड़ दी थी। ये सुनते ही जूलिया कैसी पर काफी गुस्सा करने लगती है। इस पर कैसी अपनी मॉम से कहती है, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग जल्द ही मरने वाले हैं। कोई नहीं बचा सकता हमें उस साइको से, डैड की तरह वो हमें भी मार डालेगा। इस पर जूलिया कैसी पर चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम दोनों को बचा लूंगी, बस हिम्मत रखो। अब जूलिया फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है और कुछ दूर आगे चलने के बाद इन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो शायद सालों पहले समुद्र में क्रैश होकर डूब गया होगा। उस प्लेन को देखते ही ये लोग जल्दी से उस प्लेन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ जूलिया अपनी फैमिली फोटो निकालती है जो आखिरी बार इन लोगों ने ली थी। उस फोटो को देखकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं और सिर्फ टॉम की ही बातें करते हैं। धीरे धीरे काफी रात हो जाती है, इसलिए जूलिया और बेन सो जाते हैं, पर कैसी नहीं सो पाती क्योंकि वो अपने डैड को काफी याद कर रही थी। इसलिए वो उस प्लेन से बाहर जाकर अकेली ही बैठ जाती है। पर तभी पीछे से हम आते हुए उस साइको को देखते हैं जो कैसी की ओर ही बढ़ रहा होता है। अब इससे पहले कि वो साइको कैसी पर हमला कर पाता, तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और उस आदमी पर चाकू से हमला कर देती है और लगातार चाकू के वार से वो साइको वहीं मारा जाता है। इसके बाद ये लोग सुकून से वहाँ रात गुजारते हैं। मगर जैसे ही अगली सुबह ये वहाँ से आगे बढ़ने के लिए निकलते हैं, ये देखते हैं कि उस आदमी के डेड बॉडी को किसी ने बड़े ही अजीब तरह से नोच कर खाया हुआ है। ये देखकर कैसी कहती है कि मतलब कि इस साइको से भी खतरनाक कोई है यहाँ। जूलिया कहती है, चलो हमें जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ना होगा, यानी कि इन्हें जल्दी से उस सबमरीन के पास पहुँचना होगा। पर कुछ दूर आगे चलने के बाद ही बैन को एक गड्ढे में समुद्र का पानी इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। उस पानी को देखते ही बैन जल्दी से जाकर उसे पीने लगता है, पर जूलिया और कैसी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि तुम बीमार हो जाओगे, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर बैन ने तो उस खारे और गंदे पानी को पी लिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब कुछ दूर आगे चलने पर जूलिया को प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स मिलते हैं, जिसे जमा करके जूलिया और कैसी एक शेल्टर बनाती है। फिर जूलिया, जो कि एक डॉक्टर थी, वो अपने बेटे को एक इंजेक्शन लगाती है और फिर ये तीनों वहीं आराम करने लगते हैं। पर कुछ देर बाद ही जूलिया को आसपास से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और जैसे ही वो बाहर जाती है, वो देखती है कि समुद्र के बहुत सारे जहरीले केकड़े इन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आ रहे हैं और ये वही केकड़े होते हैं जिसने उस साइको आदमी को अपना शिकार बनाया था।
अब ये तीनों उन केकरों को देखकर जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते इन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे कंटेनर्स थे और उन्हीं कंटेनर्स में कुछ सर्वाइवर्स रह रहे थे। अब वो सारे सर्वाइवर्स जैसे ही इन तीनों को उनकी ओर भागकर आते हुए देखते हैं, वो सारे लोग उन कंटेनर्स में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें भी अंदर आने दे, मगर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वे लोग इन तीनों के लिए दरवाजा नहीं खोलते। अब कोई रास्ता ना देखने पर जूलिया अपने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाने लगती है और जैसे ही वो खुद ऊपर चढ़ने लगती है तभी कुछ केकरे उसके पैर को जख्मी कर देते हैं। फिर भी वो किसी तरह कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। वहीं नीचे कंटेनर में जितने भी लोग छुपे हुए थे वो सारे केकड़े कंटेनर को काट कर अंदर घुस जाते हैं और उन सभी को जिंदा ही नोच कर खा जाते हैं। वहीं ऊपर जूलिया उन केकड़ों के काटे हुए जख्म पर एक कपड़ा बांधती है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आया हुआ है, पर उसके दोनों बच्चे कैसी और बेन वहाँ नहीं है। ये देखकर जूलिया काफी घबरा जाती है और नीचे उतरकर जोर जोर से अपने बच्चों को आवाज लगाकर उन्हें ढूंढने लगती है। और तभी कैसी और बैन भागकर उसके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम मदद के लिए किसी को ढूंढने गए थे। अब उस जगह पर कोई केकड़ा नहीं था क्योंकि वो वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। ये देखकर इनकी जान में जान आती है। अब जूलिया अपने पैर में केकड़ों के द्वारा काटे गए घाव को पट्टी करती है और वही बैन वहाँ मिले एक बंदूक को लोड कर रहा होता है। इसके बाद जूलिया कैप्टन नाव से कांटेक्ट करती है। नाव जूलिया से पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो। जूलिया कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास जो मैप था वो कहीं गिर गया है, पर हम अभी जहाँ हैं वहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स हैं। हम पर बहुत सारे खतरनाक समुद्री केकरों ने हमला कर दिया था जिनसे हम बाल बाल बचे हैं। इस पर नाव कहता है मैं उन केकरों के हमलों से नहीं बच पाया, मैं बहुत जख्मी हूँ। तुम अभी कितने लोग बचे हो। जूलिया कहती है हम सिर्फ 3 बचे हैं। फिर वो अपने बच्चों से दूर जाकर नाव से कहती है मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस प्लीज आप मेरे बच्चों को बचा लो। नाव कहता है ठीक है, तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि मेरी डिवाइस के कैलकुलेशन के हिसाब से समुद्र बहुत जल्द वापस आ जाएगा, यानी कि कुछ ही घंटों में। जूलिया कहती है ठीक है, मगर मुझे रास्ते का कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। नाव कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं फ्लेयर गन चलाता हूँ, तुम उसे देखकर उस ओर आ जाओ। अब नाव जैसे ही फ्लेयर गन चलाता है जूलिया उसे देख लेती है और फिर वो अपने बच्चों को लेकर जल्दी से उस ओर निकल जाती है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें नाव का सबमरीन दिख जाता है, पर अब मुसीबत ये थी कि रास्ता अभी भी काफी लंबा था और बीच रास्ते में संकरे पहाड़ों का एक बैरियर था जिसे पार करके ही ये सबमरीन तक जा सकते थे। रास्ता काफी खतरनाक था, फिर भी जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब होता वही है जिसका जूलिया को डर था। उस रास्ते में आगे बढ़ने के दौरान वहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है। जूलिया जो अपने बच्चों के पीछे चल रही थी उनके बीच एक बड़ा सा चट्टान टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। जूलिया अपनी बेटी कैसी से कहती है कि तुम अपने भाई को लेकर आगे बढ़ो, पर कैसी जूलिया की बात नहीं मानती। वो कहती है कि हम आपके बिना नहीं जाएंगे। जूलिया कहती है तुम्हें अपने भाई को बचाना है, तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं तुम दोनों को ढूंढ लूंगी। बहुत कहने पर कैसी अपनी मॉम की बात मान लेती है और बेन के साथ उस सबमरीन की ओर दौड़ पड़ती है। सबमरीन के पास पहुंचते ही कैसी को वहां कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जोर जोर से सबमरीन के दरवाजे को पीटने लगती है। तभी दूसरी ओर से नाव आता है। कैसी देखती है कि वो काफी जख्मी है। नाव कैसी से कहता है मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है और समुद्र भी कुछ ही देर में वापस आने वाला है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से सबमरीन के अंदर चले जाओ, इसमें 3 लोग आराम से आ सकते हैं। ये बात सुनते ही कैसी पीछे मुड़कर दौड़ने लगती है अपनी मॉम को लाने के लिए। वहीं हमें जूलिया को दिखाया जाता है। वो देखती है कि पहाड़ों के बीच से होते हुए वही खतरनाक केकरे हजारों की संख्या में उसकी ओर आ रहे हैं। अब जूलिया के पास जो बंदूक थी, जूलिया उसी बंदूक से उन केकरों को शूट करने लगती है, पर थोड़ी ही देर बाद बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। अब इससे पहले कि वो केकरे जूलिया पर हमला करके उसे मार डालते, तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है और जूलिया को ऊपर की ओर खींच लेती है। अब ये दोनों माँ बेटी भागते हुए सबमरीन तक पहुँच जाती है। फिर जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर सबमरीन के अंदर चली जाती है और उसे अच्छी तरह से लॉक कर लेती है। तभी ये गिलास से बाहर देखते हैं कि हजारों की संख्या में वो खतरनाक केकरे इन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं,
पर तभी इनकी नज़र दूर से आ रहे समुद्र की ऊंची लहरों पर जाती है। मतलब कि समुद्र वापस आ चुका था। समुद्र की ऊंची लहरों को देखकर ये सभी जल्दी से सीट पर बैठकर अपना सेफ्टी बेल्ट लगा लेते हैं और तभी समुद्र की वो ऊंची लहरें इनकी सबमरीन से टकरा जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब जूलिया को होश आता है तो वो अपने बच्चों के साथ उस सबमरीन से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही वो देखती है कि वो समुद्र में नहीं है, बल्कि समुद्र के लहरों के साथ वो एक शहर के किनारे तक आ गई है। पर वो देखती है कि वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मतलब कि दुनिया में इंसानों का नामो निशान लगभग खत्म हो चुका है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।